आप लोगों का स्वागत है ज्ञानपुंज श्याम सर चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी, अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। जैसा मैं आप लोगों को पहले कह चुका हूँ कि करंट अफेयर कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में उपयोगी होता है। करंट से क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर परीक्षा में आते रहते हैं। तो हम देखते हैं छोटे मोटे प्रश्नों को। जैसे मार्च तक का मैंने करंट बना करके विद्यार्थियों को प्रोवाइड करा दिया था और मार्च में क्लासें लगभग चली हुई थी कुछ दिनों तक, बाद में लॉकडाउन की स्थिति आई। तो हम वहीं से कुछ कंटिन्यू करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आप लोगों को बताएंगे, पिछले अप्रैल के और फिर मई के, कुछ मार्च के, एक दो। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं। दूसरी बात पर आते हैं, जो करंट अफेयर एग्जाम में आते हैं वो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में ही आपको दिखाई देते रहते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया था कि टिकटॉक जो है, टिकटॉक जो आजकल वीडियो बनता है जिस पर सोशल नेटवर्किंग साइट, तो टिकटॉक कहाँ की कंपनी है या उसका डिजाइनर कौन है, कौन सी कंपनी ने उसको डेवलप किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आजकल पबजी गेम चल रहा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके आसपास के जो प्रश्न हैं वहीं से ज्यादातर प्रश्न बनते रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आज के करंट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पहले देखते हैं, फिर एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक पुरस्कार के विषय में बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने नोबेल पुरस्कार पढ़ा होगा। अब नोबेल के बारे में एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न तो यही आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी से। तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जैसे आप जानते हैं 3 विज्ञान वाले हैं, रसायन, भौतिक और चिकित्सा, और बाकी शांति, इकोनॉमिक्स और साहित्य। तो ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन देखिए मैंने जो 6 क्षेत्र बताए उसमें कहीं गणित का नाम नहीं लिया। तो गणित के क्षेत्र का जो नोबेल माना जाता है वो भी नॉर्वे की राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसका नाम है, नोबेल नहीं नाम है, उसका नाम है एबेल। एबेल जो पुरस्कार है उसको गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और यह जो है ये नॉर्वे की राजा के द्वारा यानी नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं कि इस साल किन लोगों को मिला। तो इस साल 2 लोगों को मिला है, एक ब्राजील के नागरिक हैं और एक अमेरिकन नागरिक हैं। तो देखते हैं, एबेल पुरस्कार 2020 ये नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है, नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, गणित का नोबेल कहा जाता है। इस साल इसको हिलेल फुरस्टेन वर्ग को, ये इजराइल के हैं, ये इजराइल के नागरिक हैं, इजराइल के। और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस, ये अमेरिकन है, अमेरिकन, इनको प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है। अच्छा, इसमें कितना प्रदान करते हैं? तो इसमें जो नॉर्वे की मुद्रा है उसका नाम है क्रोनर, क्रोनर, ये नॉर्वे की मुद्रा है, क्रोनर। और यह जो एबेल पुरस्कार है इसमें कुल 6 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 6 मिलियन बराबर 60 लाख, तो 60 लाख क्रोनर प्रदान किया जाता है इसमें एबेल पुरस्कार में। ये 2 लोगों को प्रदान किया गया है इस साल, इसको ध्यान में रखिएगा। आरोग्य सेतु एक ऐप है, लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में। ये आरोग्य सेतु कर क्या रहा है? सरकार ने इसको खुद ही प्रमोट किया है। मोदी जी जब 14 अप्रैल को आए और जनता के सामने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लें जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप करेगा क्या? एक कोरोना ट्रैकर ऐप है। इसके माध्यम से आपको कोरोना से बचने के उपाय बताए जाएंगे। कोरोना मरीज को ट्रैक करके बताएगा आपको कि आप सुरक्षित जोन में हैं, हॉटस्पॉट एरिया में हैं, या कोई भी कोरोना मरीज आपसे कितनी दूरी पर है, आपके संभावित खतरे कैसे हैं, ये सब चीजों की जानकारी देता है। तो एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु भारत सरकार की एनआईसी ने डेवलप किया है। 11 भाषाओं में कुल यह कार्य करता है और एक कोरोना ट्रैकर ऐप है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि दुनिया में सबसे जल्दी 5 करोड़ बार इंस्टॉल होने वाला यानी डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा है? तो आरोग्य सेतु। दुनिया का कोई भी ऐप इतना जल्दी 5 करोड़ बार डाउनलोड नहीं हुआ था जितना जल्दी आरोग्य सेतु हुआ है। तो 5 करोड़ बार डाउनलोड होने वाला, सबसे जल्दी डाउनलोड होने वाला जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसका नाम है आरोग्य सेतु कोरोना ट्रैकर ऐप, ध्यान रखिएगा। एक योजना है, एक ये भी मोबाइल ऐप ही है, प्रज्ञानम, ठीक। तो ये मोबाइल ऐप है, झारखंड की सरकार ने इसको शुरू किया है। अब जो प्रज्ञाम है इसको झारखंड सरकार ने जो आवश्यक वस्तु हैं, जो आवश्यक वस्तु होती है जैसे दाल, चीनी या घर की और भी जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक है, जिनके बिना नहीं चल सकता, तो आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने के लिए यह मोबाइल ऐप बनाया गया है। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए
होम डिलीवरी के लिए। तो यह भी एक जो है FM मोबाइल है। अब देखिए यहाँ पर गेहूं की एक प्रजाति का खोज हुआ है जिसका नाम है MACS 4028। उच्च प्रोटीन वाला, यह उच्च प्रोटीन वाला बायो फर्टिफाइड गेहूं की प्रजाति है। अब यह गेहूं की प्रजाति है, एग्जाम में आपसे यही दे करके पूछ लेगा यह क्या है, गेहूं की प्रजाति है, अरहर की प्रजाति है, चना की प्रजाति है, मटर की प्रजाति है, तो ऐसे पूछ लेगा आपसे। अब ये जो है MACS 4028 यह गेहूं की प्रजाति है। और किस प्रकार की गेहूं की? उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की। अच्छा, इसको सर्च किसने किया, इसको बताया किसने है, कहां से इसका जो है रिसर्च हुआ है? तो इसका रिसर्च हुआ है अग्रहरकर रिसर्च सेंटर, पुणे में है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है। तो यहां से इसको जो है बताया गया है। कई और करंट के क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसमें। जैसे एक आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी हाल ही में न्यूज में था मधुबन, ये भी एक प्रकार की जो है बायो फोर्टिफाइड जो है ये गाजर की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि मधुबन किसकी प्रजाति है, तो यह गाजर की प्रजाति है, बायो फोर्टिफाइड गाजर की प्रजाति है। और इसको जो है खोजने का कार्य गुजरात के किसान है वल्लभ भाई वराम भाई, उन्होंने इसको खोजा है। गुजरात के किसान के द्वारा यह बायो फोर्टिफाइड जो गाजर की प्रजाति है विकसित की गई है। तो ये मधुबन और इसको ध्यान में रखिएगा, MACS 4028 ये उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की प्रजाति है। और मधुबन जो है वो गाजर की प्रजाति है, जिसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा मात्रा में मिलेगा, कुपोषण से लड़ा जा सकता है। तो मधुबन गाजर की प्रजाति और यह गेहूं की प्रजाति। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल इजराइल के एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, हिलेल को, और अमेरिकन दिया जा रहा है, ग्रेगरी को। आरोग्य सेतु 5 करोड़ बार सबसे जल्दी डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप, 11 भाषाओं का है, कोरोना ट्रैकर है, भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। और यह मोबाइल ऐप हो गया। तो इतने हो गए करंट के कुछ प्रश्न, बाकी आगे देखते हैं। कोरोना में सबसे आवश्यक जो होता है उसको कहते हैं वेंटिलेटर। मैंने कल बताया था लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर किसी को रखने के लिए, यानी कि जब किसी का फेफड़ा कार्य करना बंद कर देता है तो उसके फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। वेंटिलेटर भारत में मैंने बताया कि बहुत तेजी से अब जो है बनना शुरू हो गया है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। पहले उतनी आवश्यकता नहीं होती थी, अब वेंटिलेटर की ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी है। एक वेंटिलेटर जो होता है वो 5 से 15 लाख के मध्य आता है, उन्हें उसकी कास्ट 5 से 15 लाख के बीच में होती है। लेकिन अब इसकी ज्यादा आवश्यकता हो गई है, और इसकी आवश्यकता को देखते हुए भारत में जो ढेर सारे सरकारी उद्यम हैं या प्राइवेट उद्यम है, उन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया है, वेंटिलेटर्स को बनाना शुरू कर दिया है। और इसको जो है ICMR से अनुमति लेकर के बाजार में उतारा जा रहा है। तो 2 वेंटिलेटर जो इम्पोर्टेंट है भारत सरकार के संगठनों के द्वारा बनाए गए हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक वेंटिलेटर आप देखिए, जीवन। इस वेंटिलेटर का नाम ही है जीवन। जीवन वेंटिलेटर भाई कौन बनाया है, कैसे बना है? जीवन वेंटिलेटर जो है इसको भारतीय रेलवे ने बनाया है। तो जीवन वेंटिलेटर भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित है जीवन वेंटिलेटर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ये जो जीवन वेंटिलेटर है भारतीय रेलवे में कहां से बनाया गया, मतलब कहां? भारतीय रेलवे के कई कारखाने हैं, तो किस कारखाने से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कपूरथला, कपूरथला पंजाब का है। कपूरथला डिब्बा कारखाना, जो रेल का डिब्बा कारखाना है, डिब्बा कारखाना द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जीवन है क्या? ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर। ठीक, तो जीवन एक वेंटिलेटर किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के किस कारखाने के द्वारा? तो कपूरथला डिब्बा कारखाना है, इसके द्वारा। अगला देखें। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, रेल के इंजन से संबंधित एक कारखाना है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है। और इस फैक्ट्री के, ये रेल की एक फैक्ट्री है जो रेल के इंजन बनाती है, इंजन भी बनाती है और डिब्बे भी बनाती है, इंजन डिब्बे बनाती है। और अभी हाल ही में सर्वाधिक ट्रेन यानी सर्वाधिक इंजन बनाने का जो खिताब है वो इसी कंपनी को मिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक रेल इंजन बनाने का खिताब ये सबसे ज्यादा बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है। दूसरे वेंटिलेटर पर आते हैं। दूसरे वेंटिलेटर का नाम है प्राणवायु। प्राणवायु वेंटिलेटर कैसा है? ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है, यानी इसको बदल के लगाया जा सकता है दूसरे जगह भी
पोर्टेबल वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर। इसको किसने विकसित किया है? एक आईआईटी है भारत में, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने इस वेंटिलेटर को खोजा है, विकसित किया है। तो प्राणवायु को ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की, पोर्टेबल वेंटिलेटर। और जीवन, ये भी एक वेंटिलेटर है, भारतीय रेलवे कपूरथला डिब्बा कारखाने के द्वारा विकसित किया गया है। अब अगला देखते हैं। इसी में एक संगठन है जिसका नाम है WWF, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो जीवों की रक्षा के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कार्य करता है। WWF कई बार एक परीक्षा में आ चुका है, इसका फुल फॉर्म, WWF का फुल फॉर्म। ठीक, तो एक बार तो टेट में ही पूछ लिया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बताइएगा इसका। कुछ जो है लड़के सिर्फ इसको वर्ल्ड वाइल्ड, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको याद रखिएगा। कुछ वर्ल्ड वाइल्ड फंड बता देते हैं, वाइल्ड लाइफ है साथ में जोड़ के बताइएगा। अगली बातें हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अगर देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, इसका मुख्यालय है ग्लैंड। ग्लैंड एक स्थान है, कहाँ का है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। और जैसे ही स्विट्जरलैंड का नाम आता है, वैसे मैं 2-3 चीजें लड़कों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ का एक प्रमुख शहर है जिनेवा। लड़कों से पूछते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ज्यादातर लड़के जिनेवा बता देते हैं, क्योंकि जिनेवा यहाँ का एक प्रमुख शहर है। यहाँ की स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। ठीक, तो बर्न ध्यान में रखिएगा, बर्न इसकी राजधानी है। यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है इसको, स्विट्जरलैंड को। ग्लैंड है यहाँ पर। जिनेवा में ढेर सारे मुख्यालय आपको मिलेंगे, जैसे ILO का मुख्यालय यहीं पर मिलेगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पर मिलेगा, ढेर सारे मुख्यालय हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बर्न। इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी राजधानी है बर्न। अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये करेंगे क्या? प्रकृति के संरक्षण की बात करेंगे। तो WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। देखिए, विश्वनाथन आनंद का नाम जब भी आए तो आप 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? शतरंज के बादशाह हैं, शतरंज खेलते हैं। भारत में खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसमें 7.5 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद। ये पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। WWF के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में इनकी एक आत्मकथा न्यूज में आई थी। इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इनकी आत्मकथा को। माइंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, शतरंज के खिलाड़ी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं भारत के, और यह जो है इस WWF के ब्रांड एम्बेसडर है। शतरंज के विषय में भी मैंने बताया कि विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं माइंड गेम है। शतरंज की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो जान लीजिए कि शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई है। ये भारत से उत्पन्न हुआ एक खेल है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया UP SSSC के एग्जाम में कि शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो भारत में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। देख लीजिए, एक पॉइंट ADB के विषय में मैं आपको बता दूं। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। एशियन कॉन्टिनेंट में है विकास बैंक। अच्छा, इसके बारे में क्या है?
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को 16,700 करोड़ रुपए की मदद की है। मदद किस लिए मदद की है भाई? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत सरकार को कितने रुपए दिए हैं? 16,700 करोड़ रुपए दिए हैं। अब एडीबी के विषय में कुछ चीजें जान लीजिए। एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में इसको प्रश्न पूछ सकता है। देखिए एक करंट का क्वेश्चन है। अब स्टैटिक जीके में कैसे प्रश्न आएंगे आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, करंट का क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे सीधे पूछना होगा कि भारत सरकार को कोविड से लड़ने के लिए 16,700 करोड़ रुपए की मदद किसने की थी? विश्व बैंक ने की थी, आईएमएफ ने की थी, या एडीबी ने की थी, या न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों का है उसने की थी। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो एडीबी के विषय में ध्यान में रखिएगा। एडीबी का जो मुख्यालय मिलेगा आपको, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला कहाँ पर है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। ठीक है। अच्छा, मनीला में ही एक और केंद्र है। मैं लड़कों को बताता था 3-4 चीजें एक साथ में बताता था। जैसे मनीला में आपको मिलेगा एडीबी का मुख्यालय। मनीला में है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो भी मनीला में ही मिलेगा, फिलीपींस में मिलेगा। फिलीपींस के थोड़ा सा बगल में मिलेगा दुनिया की सबसे गहरी खाई जो प्रशांत महासागर में है, नाम है मरियाना गर्त। 11,022 या 11,033 कहीं मिलता है मीटर जो है उसकी गहराई है। तो ये मुख्यालय हो गया मनीला। अच्छा, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966। ठीक, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या है कुल 68 सदस्य हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें एडीबी के जो है अध्यक्ष कौन है, तो एडीबी के अध्यक्ष हैं इस समय मासात्सुगु आसाकावा, जापान के हैं, जापानी है। ये जो है इस समय इसके अध्यक्ष, जापानी नागरिक। जब जापान का नाम आ रहा है तो मैं कई बार जापान का नाम आता है तो बताता हूँ बच्चों को। जापान के 4 प्रमुख द्वीप याद में रखिएगा। सबसे ऊपर होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। जापान में 4 आइलैंड है उत्तर से दक्षिण में। पीसीएस में कई बार पूछा है कि जापान के आइलैंडों को उत्तर से दक्षिण में सेट करिए। जापान में इस समय एक नए सम्राट आए हैं, नरुहितो, अपने पिताजी को रिप्लेस करके। अकिहितो वहां के राजा थे, सम्राट थे, उनको हटा करके जापान के नए जो सम्राट बने हैं उनका नाम है नारुहितो, पिछले साल बने थे। वहां पर एक नया युग शुरू किया गया, रेवा युग। जापान के जो इस समय प्रधानमंत्री है वो शिंजो आबे हैं। तो कई चीजें जापान के विषय में ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हो गए जापानी नागरिक है। अगला आते हैं, अगला एक संगठन है भारत में सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है नैसकॉम, आईटी सेक्टर का है नैसकॉम। तो नैसकॉम जो है इसके नए अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। इसके नए अध्यक्ष जो बनेंगे नैसकॉम के जो नए अध्यक्ष बनेंगे इनका नाम है प्रवीण, अध्यक्ष बने उनका नाम है प्रवीण राव। ठीक, ये नैसकॉम के नए अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे पॉइंट में आप ध्यान में रखिएगा। ये दे रहा है भारत को 16,700 करोड़। नैसकॉम के नए अध्यक्ष हैं प्रवीण राव। अगला देखते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए जो है एक ऑपरेशन शुरू किया गया दिल्ली की सरकार के द्वारा, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक और प्रोग्राम शुरू किया था जिसको नाम दिया गया 5T, उत्तर कोरिया के आधार पे। अच्छा, ऑपरेशन शील्ड है क्या? ऑपरेशन शील्ड के जो इंग्लिश के शब्द हैं इनके एक एक अर्थ बनाए गए। जैसे यस से सील कर दिया जाएगा, एच से क्या करेंगे? होम क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्वारंटाइन शब्द का अर्थ मतलब होता है 40 दिन के लिए उनको आइसोलेट कर देना, यानी अलग कर देना। 40 दिन वो अलग रहेंगे। क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 दिन के लिए अलग करना। तो ये क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करेंगे, घर में रखेंगे। आई फॉर आइसोलेशन, यानी अलग कर दिया जाएगा। ई फॉर इसेंशियल, जो वस्तुएं होती हैं यानी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसकी डिलीवरी करना। एल फॉर क्या है? लोकल बॉडीज के द्वारा सैनिटाइज करना। जैसे लोकल बॉडीज जो है नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इनके द्वारा चीजों को सैनिटाइज करना, यानी कि पार्कों को सैनिटाइज करना और चीजों को।
डी फॉर क्या है, डोर टू डोर, यानी घर 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 जाकर के लोगों के स्वास्थ्य के परीक्षण किए जाएंगे। तो इनके एक एक अर्थ है, यानी सील, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, एसेंशियल वस्तुओं की सप्लाई, लोकल बॉडीज के द्वारा वहां पर सैनिटाइज करना, डी फॉर डोर टू डोर जाकर हेल्थ चेकअप करना। तो ये ऑपरेशन शील्ड का मतलब था। और ऑपरेशन शील्ड कहाँ की सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली की सरकार ने। आप जानते हैं दिल्ली की सरकार कौन सी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अगला देखते हैं जॉन डिच। जॉन डिच क्या है, इन निर्देशक है। एक प्रोग्राम, एनिमेटेड प्रोग्राम आता है टीवी पर, टॉम एंड जेरी, ठीक है, उसके निर्देशक है जॉन डिच। जॉन डिच पैदा तो हुए थे शिकागो में, यानी अमेरिका में, लेकिन बाद में चले गए प्रसा, प्रसा यानी कि बाद में जर्मनी में मिल गया, तो प्रसा में चले गए और फिर वहीं पर एक काम किए और वहीं पर जो है निर्देशक का कार्य किए, टॉम जेरी एनिमेटेड जो प्रोग्राम आता था। और इनका अभी निधन हो गया है। देखिए एग्जाम में इनसे प्रश्न कैसे बनेगा, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि टॉम एंड जेरी के निर्देशक कौन थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जीन डिच इनका नाम है। एक व्यक्ति, एक IAS अधिकारी न्यूज में है, नाम है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी जो है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव, नए सचिव कौन बनाए गए हैं, कपिल देव त्रिपाठी। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, 14वें। एकमात्र राष्ट्रपति हुई हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति किस नंबर की राष्ट्रपति थी, 12वीं थी, इसको ध्यान में रखिएगा। 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, जिनको भारत रत्न मिला। ए जो अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी, ये किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। अगला देखिए, 22 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, 22 अप्रैल। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम इस साल थी क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इस साल इसकी थीम थी। अगला देखें, विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता होते हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AIFS अधिकारी होते हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो थे उनका नाम था रवीश कुमार, लेकिन रवीश कुमार रिटायर हो रहे हैं और इनका स्थान, रवीश कुमार का स्थान जो है ले रहे हैं अनुराग श्रीवास्तव। तो ध्यान में रखिएगा कि विदेश मंत्रालय के जो है नए प्रवक्ता कौन है, अनुराग श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। देखिए कोई भी सूचकांक अगर आता है तो आप क्या क्या याद रखेंगे, मुख्य रूप से कुछ सूचकांकों में ज्यादा याद रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक आते हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक आ गया, तो अगर ऐसे सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आ गया या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आ गया, भ्रष्टाचार सूचकांक आ गया, जो है भूखमरी सूचकांक आ गया, ऐसे सूचकांक अगर आ जाते हैं तो सूचकांकों में मुख्य रूप से याद क्या करने होते हैं। सूचकांकों में आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले कि इस सूचकांक को निकालता कौन है, यानी कि इस सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना होता है कि इस सूचकांक में पहला स्थान किसका है। तीसरा पॉइंट याद रखना होता है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। और चौथा पॉइंट याद रखना होता है कि इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान किसका है। तो ऐसे आते रहते हैं। ढेर सारे सूचकांक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई सूचकांकों के बारे में मैंने बता दिया है, पहले ही क्लासों में बता दिया था। अब यहाँ पर अगर देखें तो कुछ सूचकांक जो अभी न्यूज में आया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब क्या है, प्रेस कितनी स्वतंत्र है किसी देश में। जैसे हम 2018 बात करें तो अब उस समय 6 पत्रकारों की हत्या हो गई थी देश में, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थान कम था। अभी देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो है मामला सामने आया, वहां पर पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा था कुछ दिनों तक, तो वह सब जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान को नीचे ले आएगा। तो जम्मू कश्मीर का मामला हुआ या कोई अन्य मामले हुए जहां पर पत्रकारों को सही से आजादी से बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती या पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, तो वहां माना जाता है कि प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है। तो कुछ 1-2 पॉइंटों से देखते हैं, इसको जारी कौन करता है। तो एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, यानी किसी सरकार का नहीं है, नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी बिना बॉर्डर के रिपोर्ट करना, यानी पत्रकार जा रहे हैं रिपोर्ट करने। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला पॉइंट देखते हैं,
इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो इसमें पहला स्थान है नॉर्वे का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप पहला स्थान ध्यान में रखें, नॉर्वे का है, लगातार बना हुआ है नॉर्वे। अच्छा, भारत का स्थान अगर देखें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान इसमें इस साल है 142वां। 142वां है 2020 में। अब अगर बात करें कि 2019 में कौन सा स्थान था भारत का, तो 2019 में भारत का स्थान था 140वां। और अगर मैं इसी से एक साल पहले की बात करूं 2018 का, तो भारत का स्थान था 138वां। और एक बार और पहले का बात करूं 2017 का, तो भारत का स्थान था 136वां। देख रहे हैं, दो करके बढ़ा हुआ है। तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो 142वां स्थान है इस बार भारत का। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसमें कुल कितने देश हैं और सबसे अंतिम वाला स्थान किसका है, तो 180वां। इसमें कुल 180 देश हैं, 180 देश हैं। और 180वां यानी कि अंतिम स्थान जो है ये है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया लगातार निचले स्थान पर बना हुआ है, उत्तर कोरिया नीचे ही है। अच्छा, 2-3 पॉइंट यहाँ पर और आ रहे हैं न्यूज में। जैसे देखें, नॉर्वे, आप जानते हैं यही नॉर्वे से जो है नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, अर्थशास्त्र को छोड़ दिया जाए अगर तो बाकी। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। हाँ सॉरी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से शांति का पुरस्कार बांटा जाता है, बाकी स्टॉकहोम से बांटे जाते हैं, स्वीडन की राजधानी से। तो यह हो गया ओस्लो। ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर कोरिया के बारे में देखें, उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है, उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगले पाते हैं, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये किस सरकार ने शुरू किया है, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो अभी तक वहां पर जो है कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में जो है शिवराज सिंह चौहान चौथी बार यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बन गए। तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। देखिए, झीलों के शहर कहा जाते हैं दो को, एक उदयपुर राजस्थान और एक भोपाल को। यूपी तट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। भोपाल जो है उसको झीलों का शहर भी कहते हैं। तो ये हो गया मध्य प्रदेश, शुरू किया गया है। अब अगला देखते हैं, भारत में इस समय लॉकडाउन के समय अगर सभी को जिलाए रखने का काम कर रहा है तो उसका नाम है जियो, रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो में और एक सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो देखते हैं, रिलायंस जियो और फेसबुक के मध्य एक समझौता हुआ और रिलायंस जियो का 9.99% यानी लगभग 10% शेयर जो है फेसबुक ने खरीद लिया। रिलायंस जियो का इतना शेयर किसने खरीदा, फेसबुक ने खरीदा। कितने में खरीदा, तो यह बिक्री हुई 43,574 करोड़ रुपए। ठीक, तो रिलायंस जियो का 9.99% शेयर फेसबुक के द्वारा खरीदा गया। इसको ध्यान में रखिएगा कि किस किस कंपनी के बीच में जो है ये समझौता हुआ है। आप जानते हैं फेसबुक एक बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके संस्थापक माने जाते हैं मार्क जुकरबर्ग। कब की कंपनी है, तो 2004 की कंपनी है, 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। आजकल व्हाट्सएप भी इसी के अधीन आता है, व्हाट्सएप भी इसी का है। अगला पॉइंट देख लीजिए, देखिए वर्तमान दुनिया जो है ये ईंधन की दुनिया है, यानी कि ऊर्जा की दुनिया है। इस समय ईंधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ईंधन में पेट्रोलियम कच्चे तेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कच्चे तेल के दाम बढ़ते और घटते रहते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन के लिए एक संगठन है ओपेक। मैंने बताया था कि ओपेक जो है वो कुल 15 देशों का एक समूह था। बाद में उससे जो है कुवैत अलग हुआ, नहीं कतर अलग हुआ, कतर के बाद जो है इक्वाडोर अलग हुआ। अब कुल 13 देश ओपेक में बचे हुए हैं। एक घटना हुई अचानक से, कुछ नई घटना है
आप लोग भी सोचेंगे कि ऐसी घटना कैसे हो गई। 20 अप्रैल को अमेरिका में इतने तेल का उत्पादन हो गया, कोई खरीदार ही नहीं था और स्टॉक उनके पास था नहीं। यानी इतना उत्पादन उन्होंने कर दिया कि सोचे कि ज्यादा बिक जाएगा, फिर हमारे पास जो स्टॉक होगा वहां पर हम रखेंगे। और इतना उत्पादन हो गया कि खरीदने वाले बहुत कम आए, स्टॉक की कमी हो गई। अब हुआ क्या कि जो उत्पादन करने वाले थे वो पैसा दे दे करके पेट्रोलियम को बेच रहे हैं, यानी कच्चे तेल का भाव ऋणात्मक में चला गया, माइनस में चला गया, -40.32 प्रति बैरल। यानी कि प्रति बैरल के पीछे वो पैसा दे रहे हैं लोगों को कि ले जाओ हमारे यहाँ से खरीद के उसको बाहर करो। कारण क्या थी? भंडारण की कमी। तो ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 20 अप्रैल को अमेरिका में कच्चे तेल का भाव $0 से नीचे चला गया, $0 से नीचे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नीचे गया। अगला देख लें, नूर, यह एक सैन्य उपग्रह है। सैन्य उपग्रह कहाँ का सैन्य उपग्रह है? नूर जो है ईरान का सैन्य उपग्रह है। ध्यान में रखिएगा, ईरान और अमेरिका का टेंशन कुछ दिनों पहले ज्यादा न्यूज में था, तो इसलिए नूर को ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। सैन्य की बात अगर हो रही है, देखें इंडिया जो भारत है ये पूरी दुनिया में सैन्य सेवाओं पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश हो गया है। दुनिया में सैन्य पर यानी सेना पर सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया हो गया है, और चौथा नंबर है रूस का, और 5वां नंबर है सऊदी अरब का। तो ध्यान दीजिएगा, सैन्य व्यवस्था पर खर्च करने के मामले में भारत किस नंबर पर पहुंच गया? 3rd। भारत का तीसरा हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि सैन्य व्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है, तो सर्वाधिक इसमें आएगा, 1st नंबर पे आएगा अमेरिका। दूसरा स्थान किसका है? चीन का, चाइना। तीसरा स्थान है भारत का, फिर रूस और फिर सऊदी अरब। तो यह कुछ चीजें हो गई। अब देखें कुछ जीआई टैग्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं। आजकल बड़े जीआई टैग दिए जा रहे हैं, इन जीआई टैगों को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे जीआई टैग एग्जाम में आते रहते हैं। जीआई टैग का क्या मतलब होता है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक मतलब जैसे कोई चीज होती है किसी जगह की, बड़ी पॉपुलर होती है, जैसे आप लोग ध्यान में रखते होंगे कि आगरे का पेठा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अलग अलग जगहों की कुछ चीजें होती हैं जो भौगोलिक रूप से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको भारत सरकार